किसान भाइयों, यहाँ धान की बिजाई हो रही है मशीन के द्वारा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी साझा करेंगे। मशीन के द्वारा बिजाई करने में कितनी बीज की मात्रा रहती है, इसमें कैसी पैदावार आती है, कैसे मशीन काम करती है। तो पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ यहाँ किसान भाई भी हैं, उनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह जी। मैं एक किसान और गवर्नमेंट टीचर भी हूँ जी। और मेरा गांव उडम्बरा है जी। जो मुरसान रोड पर पड़ता है, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़। यानी कि इगलास अलीगढ़ में बिल्कुल बिल्कुल आपका निवास है। जी जी। तो मैं आपके माध्यम से जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जो भी हमारे किसान भाई हैं, शुरुआत से इस मशीन का क्या प्रोसीजर रहता है। जैसे धान की हम बुवाई कर रहे हैं, ये सीधी बुवाई है, तो इसमें बीज की क्या मात्रा रहती है, नाली से नाली की दूरी क्या रहती है, बीज से बीज की दूरी क्या रहती है, और डीएपी जैसे हम लगा रहे हैं तो उसकी क्या मात्रा या उसका क्या प्रोसीजर है, जी जी। और इससे क्या फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों को। तो शुरुआत से आप जानकारी बताएं। देखिए, ये धान का स्टेप सीडर है जी। इससे बुवाई की हमारे पास दो विधियां हैं। जी। एक हम सूखे में भी बुवाई कर सकते हैं, जैसे इस समय जैसे ये हम सूखे में बुवाई हो ये रही है। सूखे में आपकी हाँ बुवाई चल हाँ। रही है। और एक पलेवा करके भी कर सकते हैं। जी। और धान का जो बुवाई का टाइमिंग है, जी। जैसे हम 1509, 1692, 1985 ये सब एक ही जैसी वैरायटियां हैं जो नॉर्मल 115 दिन में तैयार होती हैं। जी। और इस मशीन से जब हम बुवाई करते हैं तो वो लगभग 105 दिन में तैयार हो जाती हैं। जी। क्योंकि जो पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद जी। जो एक झटका मिलता है एक हफ्ते का, वो इसमें बच जाता है। अच्छा अच्छा। तो आप नॉर्मली इसकी बुवाई 25 मई से लेके जी। और 15-20 जून तक आराम से कर सकते हो। जी। लेकिन अगर किसान के पास अपना टाइमिंग देख ले कि 105 दिन में पल के तैयार हो जाएगी, अपना टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी। अब इसमें दोनों जो विधियां हैं, एक सूखे की है और एक तरवतर विधि है, जिसे पानी पलेवा कहते हैं हम। तो दोनों विधि के बारे में बताएं। तो पलेवा में देखिए, अगर आपको लगता है कि बारिश एक हफ्ते 8 दिन 10 दिन नहीं आने वाली है, अच्छा अच्छा, तो पलेवा करके आप बुवाई अच्छे से कर सकते हो। जी। क्योंकि उसमें बीज की गहराई 2 से 2.5 इंच लगभग रहती है। जी। अगर उस पर बारिश पड़ गई उपजने से पहले, जी। तो उसका जर्मिनेशन लगभग 15 से 20% इफेक्ट हो जाएगा। जी। लेकिन जो ये सूखे वाली बुवाई है, जैसे इस समय आपकी चल रही है। हाँ, ये सूखे की चल रही है। ठीक है। इसमें जो बुवाई की गहराई होती है बीज की, वो लगभग आधा पौना इंची से लेके और 1.5 इंची लास्ट होती है। तो इसमें जर्मिनेशन इफेक्ट नहीं होता है, चाहे बारिश आज पड़ जाओ अभी पड़ जाओ, क्योंकि इसमें तो पानी हमको लगाना ही लगाना है। तो अगर आपको लगता है कि बारिश का अंदेशा है, तो आप बुवाई सूखे में करिए, और बारिश का अंदेशा नहीं है तो आप पलेवा करके भी प्लानिंग कर सकते हो। यानी कि वो बारिश देखनी पड़ेगी, बारिश के हिसाब से है। अच्छा, जैसे आपकी बुवाई हो रही है, तो ये जो आप धान की जो बिजाई है मशीन से, जी जी, कितनी सालों से कर रहे हैं? मैंने 2024 में नॉर्मल DSR है मेरे पास, जो मक्का और उसकी बुवाई करती हैं, मक्का मूंगफली वाली, स्टेप सीडर नहीं था वो, उसे 2024 में की थी मैंने। 24 में करने के बाद फिर 25 में की है, और ये 26 में फिर मैं स्टेप सीडर लेके आया इसी वर्ष। हाँ, अब स्टेप सीडर की कारण मैं बताता हूँ क्यों लेके आया। कि देखिए, जो नॉर्मल DSR की मशीन होती है उसमें ऊपर वाला सिस्टम तो सेम ही होता है इसका। ये जो गिरारी है, ये ऐसी बीज उठाती है, ऐसे ही वो बीज उठाती है। लेकिन जैसे कि हमने 9 इंची पे बीज सेट कर दिया, तो ये पाइप में होके जब नीचे बीज जाता है तो उसकी डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाती नॉर्मल DSR में। स्टेपर लगा हुआ है, और स्टेपर की एक पत्ती यहाँ पे खाद और बीज दोनों को ब्लॉक करके रखती है। अब यहाँ से जब ऊपर से बीज आएगा तो यहाँ रुकेगा, और जब ये उठेगा तब वो गिरेगा, तो उसकी वजह से इसकी दूरी बिल्कुल फिक्स हो जाती है। अब इसके स्टेपर के लिए इसमें एक गियर बॉक्स लगा हुआ है मशीन में। देखिए, ये गियर बॉक्स है, इस गियर बॉक्स से ये दूरी मेंटेन होती है। इसमें 4 गियर हैं, ये एक 1 2 3 और एक 4। इससे आप दूरी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अगर ज्यादा कम या ज्यादा, अगर आपको 6 इंची पे डालना है पौधे से पौधे की दूरी, या आपको 9 इंची डालनी है, या आपको 10-11 इंची या 12 इंची जो भी डालनी है, इन गियर से सेट हो जाती है। इधर इसमें ये बीज की गिरारी है, ये 1 2 3 4 5 5 गियर हैं इसमें, ये 5 गियर हैं।
इससे हम ये मेंटेन कर सकते हैं कि एक जगह पे हमको कितने दाने लेने हैं। अच्छा अच्छा। जैसे एक जगह पे एक दाना लेना है या 2 लेने हैं या 3 लेने हैं या 4 लेने हैं, तो इससे वो मेंटेन हो जाता है। अच्छा, ये बीज के लिए गियर थे, ठीक है। तो बीज वाले गियर से ये मेंटेन हो जाता है कि एक दाना 2 दाना या 3 दाना एक जगह पे हमको डालना है। अच्छा अच्छा। तो इससे ये मेंटेन होता है, स्टेप इससे दूरी मेंटेन हो जाती है। और इसकी जो टाइन है ये 9 इंची पर सेट है। अच्छा अच्छा। वैसे ये एडजस्टेबल है, अगर आप चाहो तो इनको थोड़ा बहुत शिफ्ट भी कर सकते हो, पर ये 9 इंची है लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें ये लगभग 9 इंची ही सेट कर रखी है, एक ब्लाइंथ 9 इंची पे। हाँ लगभग एक ब्लाइंथ 9 इंची पे हमने ये सेट कर अच्छा रखा है। अच्छा, क्या रहे सबसे अच्छी बुवाई क्या रहती है? देखिए ऐसा है 1509, 1692, 1985 ये जो वैरायटी है इनके अकॉर्डिंग 9 इंची बाई 9 इंची ही बेस्ट है। बेस्ट रहती है। अगर आप 17-18 या जैसे PV1 आता है मुच्छड़ जी। या 11-21 इनकी वैरायटी अगर आप बोते हो तो अब इसमें लाइन से लाइन तो ये 9 रहेगी। ठीक है। फिर पौधे से पौधे की दूरी आप बढ़ा सकते हो, 10-11 इंची पे ले 10-11 जानी पड़ेगी इंची। क्योंकि उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे आप 2-3 साल से इसकी बुवाई कर रहे हैं, तीसरी साल हो गई, तो इसमें जैसे आपने बुवाई की, समस्या क्या आती है इसमें और फायदा क्या है? देखो पहले तो मैं आपको बताऊं नॉर्मल DSR में और इसमें जी। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक जगह पर हम अपनी सुविधा अनुसार दाने ले लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने ये सेट कर दी कि 2-3 दाने एक जगह पर डालेगी, ठीक है। 4 भी डालेगी, ठीक है। उसमें एक जगह पे दाने सेट नहीं होते। अब इसमें जो ग्रोथ होगी 4 दाने में हमें बहुत कम मटेरियल डोज देके भी वो झुंड है 100-100 पेड़ बन जाते हैं। अच्छा अच्छा। और उसमें हमें बहुत ज्यादा डोज देनी पड़ती है। अच्छा। तो स्टेप सीडर एक तो इस बात से बेटर है। ठीक है। ठीक है। सूखे में आप बुवाई कर रहे हैं, अच्छा हाँ जैसे ही पानी लगेगा। हाँ मैं बताऊँ आपको, जैसे कभी ये सूखे में बुवाई हो गई, ठीक है। सूखे में बुवाई होने के बाद ये जो बीज है हमारा, ये हमने सिर्फ इसमें पानी में डुबो के इसमें से थोते दाने निकाल लिए हैं बाहर, ठीक है। और तुरंत पानी में से बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकाल के इसको फिर ट्रीट कर दिया है। ठीक है। बाकी आप साइटोजाइम लगा सकते हो या मैनकोजेब फंगीसाइड लगा के इसको ट्रीट कर लिया, उपचारित करने के लिए। फिर उसे तुरंत 6 में ही सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसकी हमने बुवाई कर दी। ठीक है। बुवाई करने के बाद आप इसमें पानी चलाएंगे हम। ठीक है। पानी चलाने के बाद पानी की कोई सीमा रहती है कि हमें कब पानी लगाना है? ऐसा कोई सीमा नहीं है, ये भी सूखा है। अच्छा अच्छा। आप इसमें 10 दिन पानी नहीं चलाओगे तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। हरियाणा में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जहाँ का पानी नमकीन है, वो ऐसे ही बो के छोड़ देते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं। जब बारिश हो जाती है तब जर्मिनेट होता है वो। अच्छा, जैसे आज हमने इसमें पानी लगा दिया। हाँ जी हाँ। तो जो खरपतवार है उसकी दवा हम कब? पानी लगाने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर जी आपको पेंडामेथिलिन की स्प्रे करनी होगी इसमें। अच्छा अच्छा। ठीक है। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है पेंडामेथिलिन। आप अगर चाहो तो इसमें एक आप डाल सकते हो पाइजोरोसल्फूरान, जो साथी के नाम से आती है, UPL की। एक धानुका की आती है कैंपा के नाम से। तो ये पाइजोरोसल्फूरान और पेंडा, इन दोनों को मिला के आप 72 घंटे के अंदर इसमें स्प्रे कर दें। तो फिर उसके बाद क्या है, इसमें जो मेन रोल है वो दूसरे पानी का है। अच्छा। पहले पानी का कोई रोल नहीं है। पहला पानी ज्यादा लगा दो, कम लग जाए, लेट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो दूसरा पानी लगेगा ये क्या है, ये लगभग 4 दिन में पौधा जर्मिनेट होके ऊपर निकलने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है 4 दिन के अंदर। ठीक है। तो अगर आपके खेत में ऊपर नमी प्रॉपर नहीं है, ऊपर आपको लग रहा है कि मिट्टी हार्ड हो रही है, तो 4 दिन के बाद इसमें आपको दूसरा पानी लगाना पड़ेगा। अच्छा। और 4 दिन के बाद नहीं लगाएगा, अगर मिट्टी जैसे किसी गाढ़ खेत है तो 4 दिन में भी नरम रहेगी, तो 5 दिन के बाद। कहने का मतलब है इसका जो जर्मिनेशन होता है वो बाहर निकलता है चौथे 5वें दिन से लेके 8वें 9वें दिन। तो वो जो 4 दिन होते हैं उस समय इसमें प्रॉपर नमी होनी चाहिए, खासकर दूसरे पानी उस समय इसमें प्रॉपर नमी होनी चाहिए। उस समय किसान बहुत गलती कर जाते हैं, कह रहे हमारा खेत तो गीला है, बीज गीले में पड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मिट्टी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि उसमें होके जर्मिनेशन बड़े आसानी से हो जाए। तो इसमें आपको चौथे 5वें दिन पानी लगाना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इसमें बचत की बात कर लेते हैं। बचत इसमें क्या है? देखो इसमें बचत के लिए तो ये है कि जो हम बाजरे के खेत हैं उसमें तो हैरो मार मार के हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है। या नॉर्मल खेत हैं, चलो एक तो उसमें आप घोर बनाते हो,
रूटावेटर से। उसमें 300 रुपये, 250-300 रुपये बीघे का उसको खर्चा जाता है। फिर उसके बाद उसमें पानी भर के रखना पड़ता है 10-15 दिन। इसमें न तो पानी भर के रखने की जरूरत है, न घूर मारने की जरूरत है। और लेबर जो लेती है 800 रुपये बीघे, हमारे यहाँ लगभग ले रही है। बीघे का आप एकड़ में ले जाओगे तो 4000 रुपये का कम से कम है। ऊपर की बात करो, ऊपर की ही बात करो आप, एकड़ में 4 से 5000 का। तो इसमें पानी और लेबर दोनों की बचत है। अब तीसरी चीज डीएपी पे आ जाओ जी। जैसे कि आलू के जो किसान हैं वो तो 3 किलो का बीघा मतलब 15 किलो का एकड़ अगर इसमें डीएपी यूज कर ले, आलू वाला किसान जिस खेत में आलू है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है इससे ज्यादा लगाने की। 15 आपने क्या मात्रा दी है? मैंने इसमें लगभग 15 किलो पे ही सेट कर रखी है ये एकड़। हाँ, मात्र 3 किलो 3 किलो कच्चे का, में। हाँ अच्छा। कच्चे में 3 किलो के बीघे पे पूरा काम होगा, पूरा काम करेगी। क्योंकि इसमें ये दाने के साथ ही दाना डालती है। जो स्टेपर लगा हुआ है ये इसके जहाँ बीज गिरेगा वहीं पे खाद गिरेगा। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि इसमें देखो इधर यहाँ पे कहीं अगर निकल रहा होगा, जैसे मशीन के पीछे दिखा देंगे, जैसे अब ये यहाँ पे बीज पड़ा है तो ये इसी जगह पे इसके साथ ही खाद है। अच्छा। खाद बीज एक ही जगह गिरते हैं तो वेस्टेज नहीं है। अच्छा, पूरा काम करता है। पूरा काम करता है। लेकिन जैसे अब गेहूं के किसान हैं आप, तो आप 20-25 किलो एकड़ पे ले जा सकते हो गेहूं के किसान। हाँ, क्योंकि गेहूं में इतनी डीएपी की मात्रा नहीं होती है। सीधी रोपाई होती है, उस समय क्या जरूरत रहती है? कम से कम आपको 1 कट्टा एकड़ में डालना ही पड़ता है। 10 किलो बीघा कच्चे में। हाँ, यानी 10 कि 1 किलो पैकेट डालना ही पड़ेगा। 1 पैकेट डालना ही पड़ेगा। तो डीएपी की भी बचत है। डीएपी की भी बचत है। अच्छा, बीज की क्या मात्रा रहती है? बीज इसमें एकड़ में आपका लगभग 7.5 से 8 किलो लगभग बीज रहता है। लगभग 7.5 से 8 किलो बीज है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी जैसे आप अगर वैरायटी 11, 21, 17, 18 की करते हो तो उसकी मात्रा आप लगभग 6-6.5 किलो भी रख सकते हो। अच्छा। एकड़ में, एकड़ की बात हो रही है। हाँ। हाँ, और ये आपको रखना पड़ेगा लगभग 7.5 किलो। 7.5 किलो। हाँ। अच्छा, आप विगत वर्षों से करते चले आ रहे हैं, तो इसमें मैं 2 चीज और पूछ लेता हूँ। जी जी। एक तो जो कल्लों की संख्या है उसमें क्या अंतर रहता है, और पैदावार? तो देखिए ऐसा है, जो हम नॉर्मल ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें लेबर एक जगह पर एक ही पौधा ट्रांसप्लांट करती है जी। और उसमें जैसे उससे बोलो ना कि 2-2 पेड़ लगा दो, तो ना तो पौध से पार पड़ेगी और न वो लगा के देंगे। और उसमें से भी 10-15% पौधे मर जाते हैं उनके। कैसे कितनी भी कोशिश कर लें, जड़ टूट जाएगी, लगाने में गलती होगी या कुछ भी होगा, पल जाएंगे या कुछ भी होगा, मर जाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें एक जगह पे 2-3 पौधे तो बनने ही बनने। तो जब एक पौधा जहाँ जितनी ग्रोथ करके कल्ले बनाएगा, तो यहाँ पे उसी जगह पे एक ही जगह पे ये 2-3 पौधे हैं, तो इन पौधों को कम मेहनत करनी है ना कल्ले बनाने के लिए, तो बहुत कम डोज। ये चीज़ भी किसान समझ लें कि जितना हमारे यहाँ पे नॉर्मल 9-10 किलो यूरिया 3 बार लगा देता है जो ट्रांसप्लांट वाले धान में, 30 किलो बीघा, कच्चे बीघे की बात कर रहा हूँ मैं, रोपाई वालों में मतलब 3 एकड़ में 3 कट्टे। पहले एक बार 1 कट्टा लगा देगा, फिर 10-15 दिन बाद फिर 1 कट्टा लगा देगा, फिर 1 कट्टा लगा देगा एकड़ में। इस वाले में आपको पहला जो यूरिया लगाना है वो 20-25 दिन के धान में मात्र 2-3 किलो का बीया यूरिया लगेगा, मतलब 15 किलो एकड़। अच्छा। यूरिया भी फिर उसके 10-15 दिन बाद 7-8 किलो का बीघा, मतलब लगभग 35 किलो एकड़। और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़े तो आपको यूरिया लगाना है तीसरा, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। तो यूरिया आपको बहुत कम लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 पेड़ हैं, वो अपने आप ही इतनी ग्रोथ कर जाएंगे कि तुम्हें खूब कल्ले मिलेंगे। संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा रहती है। और इसमें कोई पौधा मरता नहीं है, जगह खाली रहती नहीं है, क्योंकि इसमें एक जगह 3-3 पेड़। अच्छा, पैदावार की क्या स्थिति रहती है? पैदावार उससे 21 ही निकलती है। अच्छा, उससे कम नहीं निकलती? उससे कम नहीं निकलती। और जबकि आप लेबर कॉस्ट की बात करो तो कम से कम 1500 रुपये बीघे, कच्चा बीघे की बात कर रहा हूँ मैं, समझो 4500-5000 रुपये एकड़ का खर्चा करता है। पैदावार बराबर है? पैदावार 21 है, और बढ़ के ही पैदावार है। ये पैदावार, लेबर का खर्चा कम है, लेबर का खर्चा कम, खाद का खर्चा कम, दवाइयों का खर्चा कम। एक और चीज़ है कि इसमें जो पानी है वो बहुत कम लगता है, उसमें पानी लगता है ज़्यादा, इसमें पानी लगता है कम, तो इसमें फंगस नहीं बनता है, क्योंकि काई जो है वो नहीं जमती नीचे। तो मिट्टी भी आलू के लिए, जैसे आलू का किसान है
तो उसकी आलू की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। यानी कि पैदावार भी ज़्यादा है, और पानी की बात करें या लेबर की बात करें, इसमें बचत है। बचत है। अब आगे आके देखो, अभी हमारे यहाँ तो सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, लेकिन हरियाणा में अगर आप बात करो तो वहाँ पे 4,000 रुपये एकड़ DSR से धान के लिए सरकार भी देती है। इस विधि से करने पर 4,000 रुपये एकड़ देती है किसान को। हो सकता है हमारे यहाँ पे आगे चल के कुछ गवर्नमेंट इसके बारे में सोच ले, क्योंकि इसमें पानी की बहुत बचत है। देख लें थोड़ा सा काम हो। अच्छा जी, जो जैसे जी स्टेप आप बता रहे, स्टेप कहाँ है? झटका ले रही का है? वो मैं बताऊँगा अभी आपको। देखिए यहाँ से, अच्छा ये जो झटका ले रही है, ये झटका ले रही है, यहाँ से स्टेप बनना है। अच्छा, और देखो ये नीचे से, यहाँ से देखिए आप, इसमें से ये ऊपर की तरफ जाती है तभी बीज छूटता है। अच्छा अच्छा, ये जैसे ये छूटा ना यहाँ पे, देखो ये यहाँ पड़े हैं 3-4 दाने, ऐसे कर करके ये स्टेप से चलता है। अच्छा ये क्या चीज़ है? जैसे ये मार्कर है, जैसे घर से जब ट्रैक्टर आएगा तो इस कूड़ से उसकी दूरी फिक्स तब भी हो जाएगी। अच्छा, ट्रैक्टर के लिए अच्छा, एक मार्कर है बस। अच्छा ये मार्कर है। मार्कर है। अच्छा गहराई देख लें जरा इसकी। हाँ गहराई देख लो, गहराई देखो यहीं से दिख जाएगी आपको। देखो यहाँ पे देखो, ये मुश्किल से इतनी ही है, ज़्यादा 1-1.5 इंची से ज़्यादा नहीं जाता है ये। अच्छा, तो बोना भी नहीं है। अब इसमें पानी आएगा जी, पानी आएगा तो ये पूरा जी फैल जाएगा इसमें मिट्टी से। और गीले में जो हम बुवाई करते हैं उसमें गहराई हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, नहीं तो ऊपर रह गया तो वो सूख जाएगा जी। ये दिक्कत रहती है गीले वाले में। तो तभी बुवाई करें जब आपको बारिश का अंदेशा न हो। तो कुल मिलाकर इस बुवाई से फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आगे आने वाले, आप एक बात समझिए जी, हम तो किसान जो है ना, आगे नहीं कोई जाना चाहता, मतलब आगे पढ़ना नहीं चाहता, इंजन बनना नहीं चाहता, वो रेल के डब्बे बन के रहना चाहता है। पंजाब हरियाणा में लगभग 50% से भी ज़्यादा खेती अब मशीन पे आ गई, DSR पे। तो हमारे यहाँ पे आप देखना 2-3 साल के बाद सब किसान इसी पे आ जाएंगे, DSR पर। पे। हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत किसान को ये ज़रूर हो रही है कि बाजरा के खेत में ये बुवाई नहीं कर सकते। अच्छा, बाजरा के नहीं कर सकते। तो बाजरा किसान को छोड़ना पड़ेगा। और आलू के किसान को देखो, बाजरा करना भी नहीं चाहिए, इतनी क्वालिटी ख़राब पड़ता है आलू की ये बाजरा। अब किसान इस बात को समझ ही नहीं रहा है। आप बहुत बेसिक सी बात समझ लो, इन खेतों में जैसे अब हमने मूंग बोई थी, इसमें तो मूंग में हमने 2 मन की बिया से हमारी मूंग निकली, तो भी बाजरा से ज़्यादा बेटर है। इसमें धानों से 1 मन का भी एक्स्ट्रा होगा नॉर्मल से। अच्छा, पैदावार ज़्यादा होगी। पैदावार ज़्यादा होगी क्योंकि राइजोबियम होता है ना, दाल की गांठों में राइजोबियम होता है, तो इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति एक्स्ट्रा हो गई। तो कुल मिलाकर ये है कि इस विधि से ही धान करने में फ़ायदा है। आगे चल के 5 साल 10 साल 15 साल बाद पानी भी नहीं रहेगा भाई, इससे पानी की बहुत बचत है। वैसे लगभग आपके हिसाब से पानी की अगर परसेंटेज में बात करें तो कितनी बचत हो सकती है? 33%, मतलब 1/3 की बचत हो जाती है। अच्छा, ये 3 हिस्से अगर करोगे तो 2 हिस्से का पानी लगता है, 1 हिस्से का पानी, 1 हिस्से की पानी की बचत हो जाती है। और लागत में भी लगभग उतना ही मान लो आप, 30%। और पैदावार बढ़ गया, और पैदावार 21 ही निकलती है। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी किसान भाई हैं। DSR विधि से इनकी धान की बिजाई चल रही है। तो जानकारी कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ज़रूर साझा करें।